नमस्कार विद्यार्थियों, एमए फाइनल के 6 पेपर भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था का हम अध्ययन कर रहे थे। इसके बारे में न्यायिक सक्रियता के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। न्यायिक सक्रियता का आशय क्या है, न्यायिक सक्रियता का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम न्यायिक सक्रियता के जो विविध रूप है और न्यायिक सक्रियता की जो विविध मान्यताएं हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत सबसे पहला जनहितकारी मुकदमों को मान्यता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत पहले जो न्यायालय की भूमिका थी वो आंग्ल न्यायालय के संदर्भ में थी, उसके जैसी थी, और इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति मुकदमा दायर करता था तभी न्यायालय उसके ऊपर कार्रवाई करते थे। लेकिन अब किसी व्यक्ति के द्वारा, संस्था के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, किसी के द्वारा भी यदि किसी वर्ग के लिए, किसी समुदाय के लिए, किसी समूह के लिए यदि वो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, यदि सामाजिक रूप से वो पीड़ित है और उसके लिए यदि कोई मुकदमा दायर करते हैं तो उसके लिए न्यायालय तकनीकी अपनी कार्यवाही या जो कानूनी कार्यवाही है उन सभी नियमों को छोड़कर वो सिर्फ लिखित संज्ञान के आधार पर भी उस मुकदमे में कार्रवाई करता है। और इस संदर्भ में अनेक प्रकार के जनहितकारी मुकदमे न्यायालय के समक्ष आए हैं और न्यायालय ने इसके संबंध में अपनी कार्रवाई की है। जैसे चारा घोटाला हो, हवाला कांड हो, ये ध्वस्त किया गया हो। अभी वर्तमान समय यदि हम देखें तो न्यायालय ने राम मंदिर निर्माण के संबंध में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये सारे जनहितकारी मुकदमों के संदर्भ में न्यायालय जो अपनी भूमिका निभाता है तो उसके ये एक न्यायिक सक्रियता का रूप हम कह सकते हैं। इसी संदर्भ में जैसे यदि हम देखें तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 व्यक्ति को जीवन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत न्यायालय ने अनेक बार अनेक तरह के निर्णय देकर ये बताया है जीवन की स्वतंत्रता के अंतर्गत खाली भौतिक रूप से जीवन जीना ही नहीं है बल्कि एक सम्मान पूर्वक और प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन जीना भी इसके अंतर्गत शामिल है। और इसी के अंतर्गत न्यायालय ने इसके में क्या क्या जीवन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ सकती है, जैसे शुद्ध पेयजल भी इसके अंतर्गत आता है, अच्छा स्वास्थ्य भी इसके अंतर्गत आता है, खाने का अधिकार भी इसके अंतर्गत आता है। तो इस संबंध में न्यायालय के द्वारा जीवन जीने के, सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अंतर्गत व्यक्ति को घूमने फिरने का भी अधिकार है। ये सारे जो अधिकार, जीवन प्रतिष्ठा पूर्वक और सम्मान पूर्वक व्यक्ति अपना जीवन कैसे जी सकता है, तो इसके द्वारा भी समय समय पर जनहितकारी मुकदमों के माध्यम से न्यायालय ने निर्णय दिए हैं। और इसके अंतर्गत जैसे सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अंतर्गत जैसे रेलवे लाइन के ऊपर, पटरियों के ऊपर जो मजदूर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे उसके संबंध में जब याचिका दायर की गई तो उस संबंध में न्यायालय ने निर्णय दिया। बंधुआ मजदूरों के संबंध में निर्णय दिया, श्रमिकों के संबंध में, आदिवासियों के संबंध में न्यायालय के द्वारा समय समय पर एक वर्ग समूह से संबंधित निर्णय देकर ये कोशिश की गई कि जो व्यक्ति है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय भी प्राप्त करने का अधिकारी है और ये व्यक्ति के जीवन को सम्मान पूर्वक और प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन जीने के अधिकार में ही शामिल है। तो ये जनहितकारी मुकदमे इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कानूनी न्याय के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो पहल की जाती है वो भी इसके अंतर्गत न्यायिक सक्रियतावाद के अंतर्गत आती है। सिर्फ न्यायालय का कार्य, न्यायालय कहते हैं न्यायालय का कार्य सिर्फ कानूनी न्याय को लागू करना नहीं है बल्कि व्यक्तियों को सामाजिक न्याय किस प्रकार से मिले और व्यक्तियों को आर्थिक न्याय किस प्रकार से मिले ये देखना भी न्यायालय का कार्य है। और जब न्यायालय कानूनी न्याय से आगे बढ़कर सामाजिक और आर्थिक न्याय की तरफ अपनी भूमिका निभाता है तो उसे हम न्यायिक सक्रियतावाद के अंतर्गत ही रखते हैं। व्यक्ति को आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं हो, बाधा नहीं हो, आर्थिक रूप से कोई उसका शोषण नहीं कर सके, यदि करते हैं तो इसके संबंध में न्यायालय खुद इसके बारे में कार्रवाई करता है। तो ये न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत आता है। इसके अलावा शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण रखने का कार्य भी न्यायालय के द्वारा किया जाता है। शासन के उच्च वर्ग जो कार्यपालिका अधिकारी है
उनको प्रशासन का कार्य सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए कुछ स्वविवेकीय शक्तियां प्रदान की गई है। लेकिन इन स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग जब स्वेच्छाचारी रूप से होने लगता है, तब न्यायालय उसके ऊपर उनको निर्देश दे सकता है कि आप इस तरह का कार्य करो। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रधानमंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, कार्यपालिका के अन्य अधिकारियों को, मंत्रियों को भी निर्देश देने के कार्य किए जाते रहे हैं। जब कार्यपालिका अधिकारी अपना कार्य स्वविवेक से नहीं करके स्वेच्छाचारी पूर्वक करते हैं, या वो किसी पार्टी के, किसी दल के या स्वयं के व्यक्तिगत हितों के लिए जब कार्य करने लगते हैं, तो न्यायालय के द्वारा उनको निर्देश देकर उनकी सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है और ये कहा जाता है कि आप सही, न्यायपूर्वक, उचित, देश के लोकतंत्र के हित में कार्य करें। तो ये भी इसकी एक सक्रियता की भूमिका है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत शासन को आवश्यक निर्देश देने से संबंधित कार्य करना भी न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत आता है। शासन को निर्देश देने से संबंधित, जैसे वर्तमान समय यदि देखा जाए तो अनेक प्रकार के घोटालों का उजागर हुआ है। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, उसके लोग घोटालों में लिप्त पाए गए हैं। इसके संबंध में सरकार का कई बार रवैया उन अपने मंत्रियों को बचाने का रहता है और जांच आयोग बिठाने में, जांच आयोग की कार्रवाई करने में ढुलमुल नीति कह सकते हैं या थोड़ी सरल नीति अपनाने की कोशिश की जाती है, ताकि जो जांच आयोग है उसके कार्यों में शिथिलता हो या जांच लंबे समय तक चले। तो इस संदर्भ में न्यायालय स्वयं अपनी भूमिका निभाते हुए, सक्रिय भूमिका निभाते हुए सरकार को ये निर्देश देता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कानून के ऊपर नहीं होता। कानून सभी के लिए समान है और इसके लिए वो स्वयं जांच आयोग के संदर्भ में सरकार को निर्देश दे सकता है। जांच आयोग क्या कार्यवाही कर रहा है उसके संबंध में भी वो आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में क्या रिपोर्ट भी ले सकता है। तो इस संबंध में भी न्यायालय के द्वारा समय समय पर कार्य किए जाते रहे हैं। हवाला कांड हो, चारा घोटाला हो, आदर्श सोसाइटी घोटाला हो, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला हो, काले धन से संबंधित मामले हो, ये न्यायपालिका की सक्रियता के कारण ही जनता के सामने उजागर हुए हैं। और न्यायपालिका अपना ये कार्य समझती है कि जब कार्यपालिका व्यवस्थापिका अपना कार्य सही प्रकार से संपन्न नहीं कर पाती है और जनता को लोकतंत्र में विश्वास उठने लगता है, तब न्यायपालिका उन्हें एक ज्योति दिखाती है कि वास्तव में लोकतंत्र के अंतर्गत न्यायपालिका भी लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का कार्य कर सकती है। तो ये न्यायिक सक्रियता के संबंध में विविध रूपों में न्यायालय अपना कार्य करता है। इसके जो न्यायिक सक्रियता के बारे में जब न्यायालय अपने कार्य करते हैं, न्यायालय बढ़ चढ़कर जब कार्य करते हैं, तो उस संदर्भ में फिर इसकी आलोचना होना भी स्वाभाविक है कि जब न्यायालय अपनी परंपरागत भूमिका से आगे बढ़कर और कार्यपालिका व्यवस्थापिका को जब निर्देश देने से संबंधित जब कार्य करने लग जाता है, तो स्वाभाविक रूप से न्यायालय के ऊपर आलोचना का शिकार भी होना पड़ता है। और इसके संदर्भ में अनेक प्रकार की आलोचनाएं, न्यायिक सक्रियता के संबंध में अनेक प्रकार की आलोचनाएं की जाती है। जैसे कि पहला अपन कह सकते हैं कि इसकी आलोचना ये की जाती है कि संवैधानिक भूमिका का ये उल्लंघन करने लग गया है। जैसे वीपी मौर्य है, उन्होंने ये कहा है कि जो न्यायपालिका की निर्धारित भूमिका है, जैसे भारत के अंतर्गत कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, व्यवस्थापिका कानून बनाती है, न्यायपालिका न्याय करती है, लेकिन न्यायिक सक्रियता के कारण न्यायपालिका अपनी जो परंपरागत भूमिका है उससे आगे बढ़कर कार्य करने लग गई है, जो कि निर्धारित जो उसकी भूमिका है न्याय करना, कानूनी सीमाओं में रहते हुए न्याय करना उसकी निर्धारित भूमिका है, उससे आगे बढ़कर कार्य करना सही नहीं है। इसी प्रकार वीएन खरे हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार के अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि जो संविधान उसको भूमिका देना चाहता है न्यायपालिका, संविधान के द्वारा जो भूमिका दी गई है उस भूमिका से आगे बढ़कर कार्य करने लग गई है। इसी प्रकार तानाशाही प्रवृत्ति
के अंतर्गत भी ये आरोप लगते हैं कि तानाशाही प्रवृत्ति है वो उसने अपना ली है। और इसके अंतर्गत जो ये नंद पालखी वाला स्वयं न्यायाधीश थे वो भी ये कहते हैं कि न्यायाधीश तानाशाही प्रवृत्ति के रूप में कार्य करने लगे हैं। तानाशाही प्रवृत्ति मतलब जो कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से भी आगे बढ़कर उनके ऊपर होकर उनको निर्देश देने से संबंधित कार्य, इस प्रकार के कार्य करना यानी कि तानाशाही प्रवृत्ति से संबंधित कार्य करने लगे हैं। नेक्स्ट है अतिशयता की प्रवृत्ति के आरोप भी लगते हैं। ये अहमदी स्वयं एक न्यायाधीश थे और उन्होंने ये आरोप लगाया है न्यायपालिका के ऊपर। वो ये कहते हैं कि न्यायपालिका अपनी अतिशय भूमिका, अतिशय यानी कि ज्यादा भूमिका निभाने का कार्य करने लग गई है, जो कि वास्तव में सही नहीं कहा जा सकता है। कुछ आरोप ये लगाते हैं, जैसे थोड़े समय पहले जो उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद अंसारी, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि भारत के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लागू किया गया है। शक्ति पृथक्करण कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों की शक्तियां बता दी गई है और तीनों अपनी क्षेत्र में रहते हुए कार्य करें। लेकिन न्यायिक सक्रियता के कारण न्यायालय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की भूमिकाओं में भी अतिक्रमण करने लग गया है, हस्तक्षेप करने लग गया है, जो कि वास्तव में शक्ति पृथक्करण जो सिद्धांत है इसके विरुद्ध कहा जा सकता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत जो न्यायपालिका है वो गैर निर्वाचित संस्था है। न्यायाधीशों को जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं किया जाता है और न्यायपालिका जनता के द्वारा निर्वाचित की गई संस्था, चाहे वो विधानसभा है या लोकसभा है, संसद है, जनता के द्वारा निर्वाचित की गई संस्था के प्रतिनिधियों के ऊपर यदि वो निर्देश देने का कार्य करती है या वो उनको आदेश देने का कार्य करती है, उन्हें उनकी भूमिका के अनुसार चलने के लिए निर्देश जारी करती है, तो आलोचक ये आरोप लगाते हैं कि एक गैर निर्वाचित संस्था के द्वारा निर्वाचित संस्था को निर्देश देना लोकतंत्र के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत ये मूलभूत जो परिवर्तन है वो भी संभव नहीं हो पाते। जैसे छोटा सा उदाहरण यदि हम देखें तो जो पत्थर की खदानों के ऊपर जो मजदूर कार्य कर रहे थे, उन मजदूरों की स्थिति में सुधार करने के लिए न्यायालय के द्वारा करीब 21 प्रकार के निर्देश जारी किए गए और जब 21 प्रकार के निर्देशों के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, जब इसके संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो बड़ा ये आश्चर्यजनक मामला था कि 21 में से एक भी निर्देश का पालन नहीं हुआ था। तो न्यायालय भले ही बढ़-चढ़ कर कार्य करे, लेकिन मूलभूत जो परिवर्तन है वो परिवर्तन तभी संभव हो सकते हैं जब व्यवस्थापिका कानून बनाए और कार्यपालिका प्रशासन उन कानूनों को लागू करने के संबंध में कार्य करे। तो इस प्रकार की भी आलोचना की जाती है। कई बार ये भी न्यायपालिका के आरोप लगते हैं कि न्यायपालिका अपने प्रचार की भूखी है और अपने प्रचार करने के लिए, अपनी वाहवाही लेने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से वो न्यायिक सक्रियता के रूप में अपना प्रचार ही करना चाहती है, वास्तव में कार्य नहीं करती है। और ये कई बार इसका सबूत भी देते हैं कि जो निम्न न्यायालय है, जिला न्यायालय है, उनके न्यायाधीश भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब न्यायालय सक्रियता रूप में कार्य करता है तो उसके ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है, यदि हम निष्कर्ष रूप में कहें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि न्यायालय के द्वारा जो सक्रियता के रूप में अपना कार्य किया जा रहा है वो वास्तव में इन आलोचनाओं के इर्द गिर्द है। ऐसा नहीं है। न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण मामलों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। जैसे यदि वर्तमान समय दिल्ली का हम मामला देखें तो दिल्ली को दुनिया के 4 सबसे प्रदूषित शहरों में गिना गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं इसके ऊपर जब जनहित मुकदमा इस संबंध में दायर किया गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिए कि दिल्ली के
आबादी क्षेत्र में जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको कहीं और शिफ्ट किया जाए। दिल्ली के अंतर्गत जो पर्यावरण के क्षेत्र के अंतर्गत उसके आसपास औद्योगिक इकाइयों के आसपास पेड़ लगाया जाए और पाठ्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण के विषय को अनिवार्य बनाया जाए। तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसमें पर्यावरण को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा है। इसी प्रकार जब जो आगरा का ताजमहल है उसकी सुंदरता के ऊपर औद्योगिक इकाइयों के कारण ग्रहण लग रहा था, तब भी न्यायालय ने ये निर्देश दिए थे कि आगरा जो ताजमहल है उसके आसपास पेड़ लगाए जाने चाहिए। तो इस तरह के मुकदमे हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि न्यायालय जो अपनी सक्रियता की भूमिका निभा रहा है उसमें कुछ हो सकता है, आलोचना हो सकती है, लेकिन फिर भी वर्तमान समय के हिसाब से अनेक ऐसे मुकदमे हैं जिनको न्यायालय की सक्रियता के कारण ही वो सामने आए हैं और न्यायालय की सक्रियता भूमिका के कारण ही लोगों को लोकतंत्र के अंतर्गत भी एक आस्था की भावना बैठी है। लोगों को जिस राज्य में, जिस देश में लोगों का न्याय में विश्वास है उनका लोकतंत्र के अंतर्गत भी विश्वास रहता है। तो न्यायालय की जो भूमिका है, सक्रियता की जो भूमिका है, वो भूमिका वास्तव में भूमिका है और लोकतंत्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए ये भूमिका महत्वपूर्ण भी है। लेकिन भारत के अंतर्गत यदि देखें तो भारत में लोकतंत्र के विकास के लिए, लोकतंत्र जनता के कल्याण के लिए, जनता के हित के लिए शासन के, सरकार के तीनों अंगों को, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों अंगों को आपस में समन्वय के आधार पर ही भारत को विकास की दिशा में आगे बढ़ाना होगा। धन्यवाद।